हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेस सर्किट क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी हमें एक्सेस सर्किट के बारे में पढ़ाया जाता है तो हमारे सामने इस डायग्राम को रख दिया जाता है, जो देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और लगभग हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमें 6th और 7th क्लास के अंदर सिंपल सर्किट के बारे में बताया जाता था और हमें कहा जाता था कि उसमें एक सोर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ ए बैटरी, एक स्विच होता है, इसके अलावा इट हैज़ ए कंडक्टिंग वायर जो एक लोड से कनेक्टेड होती थी, जो एक सिंपल बल्ब हुआ करता था। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है और वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तक पहुंचती है और बल्ब जलने लगता है। उसी प्रकार एक्सरे ट्यूब को भी वर्क करने के लिए हमें मेन पावर सप्लाई चाहिए होती है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, जो इन डिफरेंट कंपोनेंट के थ्रू होते हुए मॉडिफाई होती है और एक्सरे ट्यूब तक पहुंचती है। देखिए, अगर आपको इस सर्किट को समझना है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सरे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं और हमें एक्सरे रूम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं सीधे एक्सरे रूम के अंदर। जब हम एक्सरे रूम के अंदर इंटर करते हैं ना, तो हमें वहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। और जब आप एक्सरे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मशीन को ऑन करते हो, सबसे पहले आप मेन स्विच को ऑन करते हो, जहाँ से हमें मेन एसी सप्लाई मिलती है जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आती है और ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर मैं सिंगल फेस ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करूँ तो यहाँ मिलता है हमें 230 वोल्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 60 हर्ट्ज़ भी देखने को मिलता है। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट के कुछ अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आप इसका साइन वेव देखेंगे तो आप देखेंगे ये अपनी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी को समय के साथ साथ चेंज करता रहता है। अगर आप इस कर्व को ढंग से देखें तो ये इसकी जो वोल्टेज है वो ज़ीरो से पीक पे पहुंचती है और पीक से ज़ीरो पे आ जाती है और फिर नेगेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें जो वोल्टेज है वो कंसिस्टेंट नहीं मिलती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। सिंगल फेज का इस्तेमाल हम लो पावर्ड एक्सरे मशीन्स के लिए करते हैं और हाई पावर एक्सरे मशीन्स के लिए हम 3 फेज पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 3 फेज को कंबाइन करते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री के फेस एंगल पर होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर वोल्टेज कभी भी ज़ीरो ड्रॉप नहीं होती, सो इट प्रोवाइड मोर कंसिस्टेंट वोल्टेज एज कम्पेयर टू द सिंगल फेस पावर सिस्टम। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, मेन पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप कंसोल पैनल की तरफ जाते हैं और कंसोल पैनल को ऑन करते हैं। कंसोल पैनल को ऑन करते ही ये सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है और आप ये भी देखेंगे कि आपके जो एक्सरे ट्यूब का जो डिस्प्ले होता है वो भी ऑन हो जाते हैं और सारे सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक्सपोजर फैक्टर को सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। पहला है केयूपी सेलेक्टर, जिसमें ऊपर वाला है मेजर और नीचे वाला है माइनर सेलेक्टर। देन वी हैव एमए सेलेक्टर एंड देन वी हैव टाइमर विच इज़ इन मिली सेकेंड्स। जो ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये डिस्प्ले है। सबसे पहला डिस्प्ले है केवी सेलेक्टर का, देन वी हैव एमए डिस्प्ले, देन वी हैव टाइमर डिस्प्ले एंड देन वी हैव एमएस डिस्प्ले विच इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ एमए एंड सेकेंड। इसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर भी देखने को मिलेगा जो वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट एक्सपोजर फैक्टर्स। इसके अलावा यहाँ एक्सपोजर स्विच भी होता है। यह 2 स्टेप मैकेनिज्म पर काम करता है। व्हेन वी प्रेस द फर्स्ट बटन देन इट रेडीज द एक्सरे ट्यूब फॉर एक्सरे एक्सपोजर बाय हीटिंग द फिलामेंट एंड रोटेटिंग द एनोड डिस्क। इसे हम स्टैंड बाय मोड भी कहते हैं। जब हम इसे और प्रेस करेंगे तो दूसरा बटन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक्सपोजर स्टार्ट हो जाएगा एंड टाइमर मैकेनिज्म विल टर्मिनेट द एक्सपोजर। एक्सरे रूम के कोने में आपको एक मेटल बॉक्स दिखाई देगा जिस पर शायद ही कभी आपकी नज़र पड़ी हो। इसे कहते हैं एक्सरे जनरेटर या हाई टेंशन जनरेटर। इस ग्राउंडेड मेटल बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करता है एंड रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इस बॉक्स में ऑयल भी होता है जो इंसुलेटर की तरह काम करता है और डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में स्पार्किंग होने से बचाता है। इसके अलावा ये हीट को एब्जॉर्ब भी करता है। जब हम एक्सरे जनरेटर की बात करते हैं तो कुछ लोगों के अंदर ये परसेप्शन है कि एक्सरे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्सरे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते हैं। ये बेसिकली जो इनकमिंग पावर सप्लाई होती है जो हमको मेन स्विच से मिल रही होती है, उसको ये मॉडिफाई करते हैं
जो हमारे एक्सरे ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए आपका ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरे ट्यूब में से एक्सरे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टू बॉयल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट। सबसे पहले कैथोड साइड में फिलामेंट को हीटअप किया जाता है बाय अप्लाइंग फिलामेंट करंट, और इसे किया जाता है थ्रू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को डाउन करता है और एम्परेज को बढ़ाता है। देखिए, जब हम फिलामेंट करंट को अप्लाई करते हैं तो थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन बॉयल ऑफ करके फिलामेंट से बाहर आते हैं और फिलामेंट के आसपास एक स्पेस चार्ज बना देते हैं। Now the second requirement is that we want these electrons to accelerate from cathode to anode। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड बना है फिलामेंट के आसपास, हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करें और हाई स्पीड से एनोड टारगेट पर स्ट्राइक करें ताकि एक्सरे का प्रोडक्शन हो। फॉर दैट वी नीड अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड। उसको अचीव करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जो इनकमिंग वोल्टेज को किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंगल फेज में 230 वोल्ट मिलता है, ये इसको 40,000 से लेकर 1,50,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज दैट वी वांट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड ओनली। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो वो कैथोड से एनोड की तरफ होना चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि जो करंट हो वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो करे। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर्स का, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो एक्सी जनरेटर होते हैं, जिनको हम हाई टेंशन जनरेटर भी कहते हैं, वो हाई टेंशन केबल के थ्रू एक्सरे ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं। एक्सरे ट्यूब पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूँगा। अगर एक्सरे ट्यूब की बात की जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कैथोड साइड में होता है, और जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करके एनोड के टारगेट पर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है और इस सर्किट कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक्सरे सर्किट की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक्सरे सर्किट का डायग्राम है और इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और इन कंपोनेंट के इंटरकनेक्शन को एक्सरे सर्किट बताता है। वैसे तो एक्सरे ट्यूब में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पर मेरा मानना है यहाँ पर 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर एंड एक्सरे ट्यूब, जो इनकमिंग पावर सप्लाई को मॉडिफाई करते हैं, जो हमारे एक्सरे ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, अगर हम इसमें कुछ फन एलिमेंट को अगर ऐड कर दें तो ये सारी बातें आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। उन कैरेक्टर्स को आप इन कंपोनेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक्सरे सर्किट के अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार 3 इडियट के अंदर भी एक कैरेक्टर था जिसका नाम था रेंचो, जिसको आमिर खान ने प्ले किया था। ये बहुत ही एनर्जेटिक कैरेक्टर था और हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करता था। अगला कंपोनेंट है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो वेरिएबल वोल्टेज को सप्लाई करता है। 3 इडियट्स में भी एक कैरेक्टर था, इसका नाम था फरहान कुरैशी, जिसको आर माधवन ने प्ले किया था। बहुत ही वेरिएबल कैरेक्टर था। वो इस बात को चूज़ नहीं कर पा रहा था कि उसको फोटोग्राफी करनी चाहिए या इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहिए। अगर बात की जाए अगले कंपोनेंट की, तो वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। 3 इडियट्स में भी एक कैरेक्टर था राजू रस्तोगी, जिसको शर्मन जोशी ने प्ले किया था, जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हमेशा लो वोल्टेज में रहता था, लो फील करता था। नेक्स्ट कंपोनेंट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब करंट को यूनी डायरेक्शनल फ्लो करवाता है। 3 इडियट्स में भी एक कैरेक्टर था जिसका नाम था चतुर द साइलेंसर, जिसको ओमी वेद ने प्ले किया था। इस कैरेक्टर की सोच यूनी डायरेक्शनल थी, मतलब वो टॉपिक को रटने में बिलीव करता था। पर मेरा मानना है कि अगर आप टॉपिक को समझेंगे तो आपको वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा और आप दूसरों को भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अंतिम कंपोनेंट है एक्सरे ट्यूब, जो इन सभी कंपोनेंट के लोड को उठाता है, मतलब जो सारी पावर है अंत में एक्सरे ट्यूब में आती है। उसी प्रकार 3 इडियट में एक कैरेक्टर था वीरू सहस्त्रबुद्धे, कॉमनली नोन एज वायरस, जिसको बोमन ईरानी ने प्ले किया था। इन सभी कैरेक्टर्स के जो कारनामे होते थे, उसके लोड को ये उठाता था। चलिए, ये तो होगी मजाक की बात, चलिए इसे ख़त्म करते हैं
और सीरियस नोट पे एक्सरे सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम मेन पावर स्विच को ऑन करते हैं तो हमें इनकमिंग पावर सप्लाई मिलती है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ये सिंगल फेज़ भी हो सकता है और ये ट्रिपल फेज़ भी हो सकता है। सिंगल फेज़ का इस्तेमाल हम लो पावर्ड एक्सरे मशीन्स के लिए करते हैं, जबकि ट्रिपल फेज़ का इस्तेमाल हम हाई पावर्ड एक्सरे मशीन्स के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को कम मिलता है। देन वी हैव लाइन मॉनिटर। इसके अलावा यहाँ पर लाइन कंपनसेटर भी होता है, जो बेसिकली इनपुट वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि जो इनकमिंग पावर सप्लाई होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। एक्स सर्किट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। जब इनकमिंग पावर सप्लाई हमें ज़्यादा मिलती है तब ये ब्रेक कर जाता है और पूरी मशीन को प्रोटेक्ट करता है। इस कंपोनेंट को बोलते हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनकमिंग पावर सप्लाई डायरेक्टली हमारे एक्सी ट्यूब में नहीं जाती, सबसे पहले ये ऑटो ट्रांसफार्मर में जाती है। इट वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इट अलाउ द सिलेक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये हमें वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये सिंगल वाइंडिंग होती है एंड इट इज़ वाउंडेड ऑन ए लैमिनेटेड क्लोज कोर। When we apply इनकमिंग पावर सप्लाई टू द इनपुट पॉइंट्स, मतलब जब हम इनकमिंग पावर सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर को देते हैं तब इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के हर टर्न पे लिंक हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंक होने के कारण कॉइल के हर टर्न पर एक स्पेसिफिक वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है। अब हम डिफरेंट टैपिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ऑटो ट्रांसफार्मर से वेरिएबल वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली रिक्वायरमेंट होती है फिलामेंट को हीटअप करना ताकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हो, और ये तब होता है जब हम कैथोड साइड में फिलामेंट करंट को अप्लाई करते हैं। फिलामेंट करंट प्रोवाइड कराता है हमें एक स्पेशल सर्किट, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट सर्किट। ये है एमए सेलेक्टर, जो आपको कंट्रोल पैनल पे देखने को मिलेगा। ये इनकमिंग पावर सप्लाई को डिफरेंट रजिस्टर्स के थ्रू एक स्पेसिफिक वैल्यू पे लेके आता है। जब आप एक्सरे करते हो तो डिफरेंट एमए वैल्यू को सेलेक्ट करते हो डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट यू एग्जामिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज फोकल स्पॉट सिलेक्टर। ये भी आपको कंट्रोल पैनल पर ही देखने को मिलेगा। इसका चयन इस आधार पे किया जाता है कि आप कौन से बॉडी पार्ट का एक्सरे कर रहे हो। अगर आप फुट का एक्सरे कर रहे हो तो आपको स्मॉल फोकल स्पॉट सेलेक्ट करना है। अगर आप एब्डोमेन का एक्सरे कर रहे हो तो आपको लार्ज फोकल स्पॉट सेलेक्ट करना है। इस कंपोनेंट को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आप देख सकते हैं ये इसकी प्राइमरी कॉइल है और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये बेसिकली हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, अगर ये ऑटो ट्रांसफार्मर से मान लीजिए 230 वोल्ट ले रहा है तो उसको ये 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एम्परेज को बढ़ा देगा, विच इज़ अराउंड 3 to 5। और हाई एम्परेज ही हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर फिलामेंट को हीटअप करना चाहते हैं। वोल्टेज हैज़ ए लिटिल इंपॉर्टेंस। जब हम फिलामेंट करंट अप्लाई करते हैं ऑन द कैथोड साइड, इसकी वजह से फिलामेंट हीटअप होता है और थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन फिलामेंट की सरफेस से बाहर निकलते हैं और इसके आसपास एक क्लाउड बन जाता है। याद है, मैंने आपको बताया था कि हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम एनोड टारगेट पर स्ट्राइक कराएं। इसके लिए हमें इन दोनों टर्मिनल के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, और जो सर्किट से प्रोवाइड करता है वो है ये सर्किट। इस सर्किट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी साइड ऑफ सर्किट, या इसको हम लो वोल्टेज सर्किट भी बोलते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं हम सेकेंडरी साइड ऑफ सर्किट, या इसको हम हाई वोल्टेज सर्किट भी बोलते हैं। चलिए पहले बात करते हैं लो वोल्टेज सर्किट की। ये है मेजर केवीपी सेलेक्टर और ये है माइनर केवीपी सेलेक्टर। दोनों के दोनों हमें कंसोल पैनल पर ही देखने को मिलते हैं। इनके थ्रू हम वेरिएबल वोल्टेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये केवीपी मीटर है जिसे प्राइमरी साइड में प्लेस किया जाता है। प्राइमरी साइड में वोल्टेज वोल्ट में होती है, लेकिन सेकेंडरी साइड में हम किलो वोल्ट में डील करते हैं। केवीपी मीटर सेकेंडरी साइड की वोल्टेज को कैलकुलेट करता है। आप यह भी कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली सेकेंडरी साइड की वोल्टेज को कैलकुलेट करता है। रेडियोग्राफर को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए इसको हमेशा प्राइमरी साइड में प्लेस किया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज होती है वो किलो वोल्ट में होती है। ये एक्सपोजर स्विच है, इसको प्रेस करते ही सर्किट क्लोज होता है और एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। ये टाइमर सर्किट है, जितना टाइम आपने कंसोल में सेलेक्ट किया है उसके पूरा होते ही ये एक्सपोजर को टर्मिनेट कर देता है। इस कंपोनेंट को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और आप देख सकते हैं ये इसकी प्राइमरी कॉइल है और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। मतलब इस ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न इन अ प्राइमरी कॉइल। ये है एमए मीटर, जो ट्यूब करंट को मेजर करता है। इसको सेकेंडरी साइड में प्लेस किया जाता है, लेकिन इसका जो कनेक्शन होता है वो कंसोल में ही होता है।
लेकिन रेडियोग्राफर की सेफ्टी को देखते हुए इसे ज़ीरो पोटेंशियल पे कनेक्ट किया जाता है, मतलब ये ग्राउंडेड होता है ताकि रेडियोग्राफर को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सके। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करते हैं। ये बेसिकली लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसकी प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज होती है वो केवल वोल्ट में होती है, लेकिन सेकेंडरी साइड तक पहुंचते पहुंचते ये वोल्टेज किलो वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं हम एसी करंट को डायरेक्टली एक्सरे ट्यूब में अप्लाई कर दें। देखिए, अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए देखा है तो तीसरी रिक्वायरमेंट में मैंने आपको बताया था कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो वो कैथोड से एनोड की तरफ होना चाहिए, ना कि एनोड से कैथोड की तरफ। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपका जानना ज़रूरी है कि सिंगल फेज में ऑल्टरनेटिंग करंट का साइन वेव कर्व क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट अपना मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी समय के साथ बदलते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि साइन वेव कर्व के अंदर पॉजिटिव हाफ भी होता है और नेगेटिव हाफ भी होता है। एक्सरे केवल पॉजिटिव हाफ पे प्रोड्यूस होते हैं, नेगेटिव हाफ में एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होते हैं। मान लीजिए हम एसी करंट को डायरेक्टली एक्सरे ट्यूब पे अप्लाई करते हैं। अब पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से मूव करेंगे एनोड की तरफ और एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। लेकिन एसी साइकिल के नेगेटिव हाफ में सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर कोई भी एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि एक्सरे ट्यूब खुद एक डायोड होती है और ये रेक्टिफायर की तरह काम करती है, और इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं सेल्फ रेक्टिफाइड सर्किट। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपने बहुत हाई एक्सपोजर फैक्टर दिए या एक्सरे ट्यूब पे बहुत लोड दिया तो एसी साइकिल के नेगेटिव हाफ पे पोलैरिटी चेंज होगी, मतलब एनोड नेगेटिव हो जाएगा और कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एनोड बहुत ज़्यादा हीटअप होता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा जो कैथोड पर स्ट्राइक करेंगे, जिससे फिलामेंट बर्न आउट हो जाएगा और एक्सरे ट्यूब खराब हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर का, जो बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफिकेशन दो तरीके का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एसी साइकिल के जो नेगेटिव हाफ को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। एक्सरे प्रोडक्शन के लिए केवल पॉजिटिव हाफ का ही इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर एक समस्या ये होती है कि क्योंकि यहाँ पर केवल पॉजिटिव हाफ का इस्तेमाल हो रहा है एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, तो एक्सरे ट्यूब की जो एक्सरे प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। देखिए, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 2 डायोड की जगह 4 डायोड का इस्तेमाल किया और इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर हम एसी साइकिल के नेगेटिव हाफ को भी पॉजिटिव हाफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब नेगेटिव हाफ में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है और नेगेटिव हाफ में भी क्या होते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, जिससे एक्सरे ट्यूब की एक्सरे प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या वोल्टेज रिपल की है, मतलब हमको यहाँ पे कंसिस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलती है। इसीलिए हाई पावर्ड एक्सरे मशीन्स होती हैं, उस पर हम 3 फेज पावर सप्लाई को प्रेफर करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर ये होता है कि 3 फेज पावर सप्लाई में जो वोल्टेज है कभी भी ज़ीरो ड्रॉप नहीं करती, मतलब हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट वोल्टेज मिलती है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल फेज पावर सप्लाई। सो व्हाट इज़ बेसिकली वोल्टेज रिपल? So voltage ripple is the difference between the peak voltage and the baseline। देखिए, वोल्टेज रिपल को कम करने के लिए हम डिफरेंट जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं उसमें वोल्टेज रिपल 4% से भी कम देखने को मिलता है। एक्सरे सर्किट का जो अंतिम कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं एक्सरे ट्यूब, और एक्सरे ट्यूब पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूँगा। लेकिन कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरे ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कैथोड पे होता है, और जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। बस यही था आज का वीडियो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।